नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात के समय 9 बजने को है और सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आपका एक बार फिर अभिनंदन है। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने मीडिया के सामने एक है तो सेफ है के पोस्टर को निकाला और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी की तस्वीर थी। राहुल ने कहा कि देश में एक का मतलब मोदी और सेफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ अडानी है। तो जवाब में बीजेपी ने कहा कि भारत को लूटने वाले सेफ का मतलब तिजोरी को समझते हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी की अपील है कि सभी मुसलमान बीजेपी का साथ देने वालों का हुक्का पानी बंद करें। और दूसरी तरफ साधु संतों ने कह दिया कि सभी सनातनी जो है वो एकजुट होकर वोट करें। आज इसी विषय पर जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है आपका टक्कर के मंडे एडिशन में। बीजेपी के नारे चुनाव में इतने पॉपुलर हो गए हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों की जुबान पर उन्हीं नारों का जिक्र है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक है तो सेफ है नारे की नए अंदाज में काट लेकर मीडिया के सामने पहुंचे। एक है तो सेफ है, एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने वाले सौदागर हैं ये। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है, तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते। तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिम्मत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं। हमारे मुख्यमंत्री जी थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे। अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी उनके बयान को हिंसा के लिए उकसाने वाला बता रही है। सबसे खतरनाक बीजेपी और आरएसएस, ये तो जहर के जैसा है, तो इसलिए ये जहरीले सांप को मार देना चाहिए। ये नफरत की पराकाष्ठा है। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का बड़ा दांव खेला है। सरकार बनने के बाद विधानसभा में हम चर्चा करेंगे। क्या तेलंगाना में तो 4% लागू है, आपको पता है? पहले 5% किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 51% हो जा रहे, 50% के ऊपर हो जा रहे, ऐसा आदेश मिला। उसके बाद 4% हम लागू किए। ओबीसी के आरक्षण को काट कर वो मुसलमानों को देना चाहते हैं धार्मिक आधार पर वोट बैंक को। क्या ये संवैधानिक है? क्या अम्बेडकर जी ये चाहते थे? मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। वोट जहाज के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें। इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष बीजेपी के नारों में उलझ गया है या जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत में कौन सेफ कौन अनसेफ। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी सेफ गेम खेलती है चुनाव के अंदर, लेकिन इस चुनाव में सेफ गेम किसकी है, यानी सियासत की सेफ गेम का विश्लेषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे। राहुल गांधी ने बोला एक कौन है? नरेंद्र मोदी, अदानी और अमित शाह। सेफ कौन है? अदानी जी सेफ है। अदानी को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा वार किया है और एक सेफ लेकर आए, जिस पे बीजेपी के सेफ वाले नारे की हवा निकालने का प्रयास किया है। और राहुल गांधी की इस बात को
बल मिल रहा है जब उनके साथ उनके घटक दल आके खड़े हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह नारा एक आतंकी ही लगा सकता है, जिसको लेकर बहुत विरोध हुआ और यह बयान, इस बयान की निंदा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस जहरीले सांप की तरह है, इन्हें मार देना चाहिए। इस बयान को हिंसात्मक देखा गया, ऐसा बीजेपी और आरएसएस ने कहा। रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना, इन्होंने चुनाव वोटिंग से एंड पहले एक बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का वो काम करेंगे। उन्होंने बोला हमने मुस्लिम आरक्षण का काम किया है तेलंगाना के अंदर और यहां पर भी कर दिखाएंगे, यानी खुल्लम खुल्ला मुसलमान कार्ड कांग्रेस ने चला है। गुलाम अहमद मीर, झारखंड में भी यही हुआ है। हम घुसपैठियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, यह सबसे बड़ा बयान था। अगर आप देखिए कौन है घुसपैठी, बांग्लादेशी मुसलमान, और बांग्लादेशी मुसलमानों को आप जो घुसपैठी हैं उनको ऐलानिए अगर 450 सिलेंडर देने की बात कर रहे हो तो पीछे क्या क्या देते होंगे, यह सवाल खड़ा करता है। और यह वाकई देश के लिए घातक है। अगर इस तरह का प्रयास एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है तो सज्जाद नोमानी, यहां इनकी बात करना जरूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीजेपी का साथ देने वालों का हुक्का पानी तक बंद कर देना चाहिए। सीधे तौर पर बीजेपी और उसके घटक दलों के लिए मैसेज देने का प्रयास है। लेकिन सज्जाद नोमानी के बयान के बाद साधु संतों का एक बड़ा ऐलान आया है और वोट जिहाद के खिलाफ सभी सनातनी अब बीजेपी को वोट दें। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है क्या वोट बैंक के लिए सब अपना अपना सेफ गेम खेल रहे हैं? वोट बैंक के लिए सब अपना अपना सेफ गेम खेल रहे हैं, आज का बड़ा प्रश्न यह है। और इसी बड़े प्रश्न के साथ आज मैं चर्चा में जाता हूं सीधा। शहजाद पूनावाला मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, आज फिर टी शर्ट डालकर आए हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव में प्रवक्ता एनसीपी के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना उबाटा के, अनुराग भदौरिया है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला, आप लोगों के लिए सेफ सिर्फ अदानी है, अदानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने आपको घेरा है। देखिए, ऐसा है कि अदानी पर जो लगातार बोलते हैं तो बोलिए कि रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर सेफ से क्यों नहीं निकली? ये अदानी के साथ जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तस्वीर क्यों नहीं निकली? ये शरद पवार, गहलोत जी के साथ तस्वीर क्यों नहीं निकली? ये शरद पवार के साथ तस्वीर क्यों नहीं निकली? तो क्या वहां पर अदानी रहते हैं तो वो चमत्कार करते हैं और दूसरी जगह करते हैं तो वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं? दूसरी बात मैं बताता हूं कि कांग्रेस, लेकिन अदानी के मुद्दे की तस्वीर की बात नहीं है। वो कहते हैं कि आप अदानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप है और तस्वीर किसी के साथ हो सकती है, लेकिन आरोप आपके ऊपर मैं उसके बारे में बोल देता हूं। जो इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, धारावी के प्रोजेक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस उद्धव जी की सरकार ने तय किए, तो क्या उन्होंने अडानी के फेवर? वो तो कह रहे कैंसिल करो प्रोजेक्ट। गलत बात है, मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं। फिर उनको पूछे दिग्गी पोर्ट किसने दिया था अडानी को महाराष्ट्र में, फिर उनसे पूछे मुंबई एयरपोर्ट किसने ओके किया था महाराष्ट्र में, फिर पूछे तो आपका सेफ अनसेफ अदानी है? मेरी बात, सवालों का जवाब तो देना होगा ना। मेरी बात, क्या आपका सेफ अनसेफ अदानी है? अमीर जी, ये आरोप जो तो कांग्रेस करने दो, वरना वापस से वो इनके इकोसिस्टम वाले लोग हमारी क्लिप बनाने के लिए बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात हो जाने दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो आरोप आप पे लग रहा है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी पे लग रहा है, बीजेपी पे लग रहा है, सेफ अनसेफ अदानी है? देखिए, मैं आपको उसको बचाने का प्रयास है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। सब कुछ शिवसेना के उद्धव ठाकरे 40 सेकंड दे दीजिए और मुझे अपना ओपनिंग कमेंट भी दे दीजिए। 50 सेकंड्स। ऐसा है कि अडानी 2014 से पहले रेडी खोमची डाल रहा था क्या? 2004 से 14 तक में वो थर्मल का सबसे बड़ा प्लेयर बना, उसको 1 लाख करोड़ के लोन मिले, उनके ग्रुप को मुंद्रा पोर्ट गुजरात की सरकार कांग्रेस की थी तब दिया गया, तो ये सब जो दिया गया, विरिंदम पोर्ट केरला में दिया गया, पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद उनको गहलोत सरकार ने बड़ा सोलर प्रोजेक्ट दिया, उनको छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल ने प्रोजेक्ट दिया, तो उस समय पर ये सारे प्रोजेक्ट सेफ थे। और आज कहीं देश में काम करे वो तो अनसेफ हो जाते हैं। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कांग्रेस है तो कौन सेफ है? वक्फ सेफ है, मुस्लिम आरक्षण सेफ है, जैसे रेवंत रेड्डी ने बोला, आतंकी सेफ है। 26/11 में देखा ना आतंकी कैसे सेफ रहते थे। वोट बैंक सेफ है, रोहिंग्या और घुसपैठिया जिनको ये सिलेंडर देना चाहते हैं सेफ है, पाकिस्तान सेफ है, और 350 करोड़ जो इनकी सेफ में मिले थे धीरज साहू के, वो भी सेफ है। और आज कौन अनसेफ है? कांग्रेस रहे तो, कांग्रेस रहती है तो नोमानी तो सेफ है, नोमानी का मुल्ला पर्सन लॉ बोर्ड सेफ है, पर हिंदू अनसेफ है क्योंकि हिंदुओं को बांटने की स्ट्रैटेजी है। मैं बिल्कुल नोमानी के विषय को भी लेकर आऊंगा।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला उस विषय को भी लेकर आऊंगा, साधु संतों ने जो बोला उस विषय को भी लेकर आऊंगा। पर एक चीज बोलूं, 10 सेकंड। लास्ट टाइम आपने जब मुझे इस प्रकार से काउंटर किया था तो हरियाणा हम बहुत बड़ी तरीके से जीते थे, तो मैं आपका साधुवाद। ट्वीट करने वाले ये काउंटर भी ट्वीट कर देना। जी जी, ये आप लेकिन देखिए एक इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी का कोई चुनाव पाकिस्तान और मुसलमान के बिना नहीं होता है, ये भी बिल्कुल साफ सी बात है। पाकिस्तान और मुसलमान के बिना अच्छा एक सेकंड, ये मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड हम लेकर आए कि ये बिल्कुल मैं उसे आऊंगा, लेकिन आपका भी तो मुसलमान और पाकिस्तान के बिना कोई चुनाव नहीं होता। ये मुल्ला पर्सनल लॉ गोल है, मुसलमान बटेंगे कटे पर, सारे नंबर आपके। एक सेकंड जी, ये मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड के पास इनके कैंडिडेट गए फवाद अहमद। अच्छा, ये बटोंगे कटेंगे बीजेपी लेकर आई ना, आपके पक्ष वालों ने इसका विरोध किया। मैं बताता हूं, एनसीपी ने विरोध किया, अजित पवार ने बोला बटोंगे और कटोंगे महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, पंकजा मुंडे ने बोला बटोंगे और कटोंगे नहीं चलने वाला है। आपको 10 सेकंड में एक ऑडियो सुनाऊंगा, सुनना नहीं, आप सारे ऑडियो सुनिए। यहाँ पर मुझे बाकियों को ऑडियो लेने दीजिए। ओके, बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार है और कहा है कि एक है तो सेफ है, लेकिन राहुल गांधी एक फेक व्यक्ति है, ये कहा गया है। राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ नाटक करते हैं। विवेक श्रीवास्तव, सीधा रुख करता हूं आपका 40 सेकंड के अंदर, क्या आपको लगता है गेम इज ऑन, यानी सियासत की ये गेम है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना सेफ गेम खेल रही है? नहीं, बहुत गलत हो रहा है जो मुल्क के अंदर हो रहा है। पोलराइजेशन हो रहा है धर्म के नाम पे। शुरुआत की माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, बटेंगे तो कटेंगे, मुसलमान काट देंगे, सारे हिंदू एक हो जाओ, हम ही को वोट दो, हम तुम्हारे चैंपियन हैं, हिंदुओं को खतरा है। यहां से बात शुरू हुई और नोमानी जी ने आकर के उसको खत्म करने की कोशिश करी। अंत में हुआ क्या है, नागरिक बट रहे हैं, नागरिक डट। नोमानी ने किसको खत्म करने की कोशिश करी? आकर के उसको खत्म। नोमानी कह रहा है कि हुक्का पानी बंद करो तो बीजेपी के साथ जाएगा। नोमानी जी, क्या उनको ये अधिकार है वो किसी का हुक्का पानी बंद करे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाए? अब आप लेफ्ट के साथ है, शहजादपुरा वाला बोलेगा इसका हुक्का पानी बंद करो क्या? नहीं, क्या मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कहने का कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी काट देगी इसलिए यूनाइट हो जाओ? ये तो नहीं बोला वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठा हुआ व्यक्ति। नहीं, वो उनका इंप्लीकेशन तो यही है। कौन काटने जा रहा है आपको? पाकिस्तान, चाइना, किसकी बात कर रहे हैं? बाद में आप उसको जस्टिफाई करके जो मर्जी कह दीजिए कि साहब हम तो भारतीयों की बात कर रहे थे, अरे साहब हम तो सारे सिटीजन्स की बात कर रहे थे। लेकिन एवरीबडी नोज कि आप किसको इंप्लाई कर रहे थे, इस बात को समझिए। और ये गलत चीज है, और ये जो हो रहा है इसके मैं फेवर में नहीं हूं। दूसरी बात पे अब आप आइए, अब जो ये अडानी साहब की बात इन्होंने करी, साहब ये देखिए, समाज शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी से जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हो, यदि आप बात करेंगे तो पूंजीवाद हमेशा धर्मवाद के सिर के ऊपर चढ़ करके आता है। चाहे वो हिटलर का पूंजीवाद था, वो आए, सत्ता में आए और लास्ट में उन्होंने कह दिया साहब देश की माइनॉरिटीज और कम्युनिस्ट ये इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है। यही चीज मोदी साहब कर रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आज की तारीख में मुसलमान जो संख्या बल में कम है, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, वो डरा हुआ है, वो 14% है। हम हिंदू 85% है। अगर हिंदू धर्मगुरु कूद कूद के आकर के कह रहे हैं कि साहब सिर्फ सनातन को वोट दो, तो मैं इसको तो ठीक नहीं मानता। ये देवकी नंदन ठाकुर जैसे लोग कथावाचक, इनका काम क्या है? पहले धर्म से शुरू हुए, अब पॉलिटिकल स्पेस बनाने के लिए कभी इधर का भाषण, कभी उधर का भाषण। आज जो ये नफरती एजेंडा को बंद करना होगा। आज जो सनातन धर्म संसद बुलाई गई है उस पर आप ये बोल रहे हैं। जब वक्फ को लेकर सड़कों पर लोग निकले थे तब तो आपके मुंह से जुबान नहीं निकली थी विवेक भाई। अगर एक तरफ अधिकार है तो दूसरे को भी अधिकार है। भारत जब वक्फ के ऊपर निकले थे तो आपने कुछ बोला था क्या? वक्फ बोर्ड, और आज आप कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म संसद के लिए निकल पड़े। कोई बीजेपी का समर्थन है क्या उनको, या किसी और, क्या शिवसेना का समर्थन है? किसी का समर्थन नहीं है, खुद निकले हैं वो लोग, उनको भी अधिकार है। 10 सेकंड और, जैसे आपको अधिकार है आए बाय साइड कुछ बोलने का। अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक बोर्ड था। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जो कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश ठीक है सर, इट्स बीन लॉन्ग, आपने अपनी बात को रखा। पार्टी को सुने आप, देन ऑडियो डाउन। ओके, 40 सेकंड्स देन ऑडियो डाउन। विवेक जी ने बोला बटेंगे कटेंगे ये सांप्रदायिक नारा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं बाळा साहेब ठाकरे। शपथ घ्यायची ती ही घ्या, जसे ते एकवटले तसेच आम्ही सुद्धा एकवटल्याशिवाय राहणार नाही। बाळासाहेब ठाकरे बोलते हैं कि आप शपथ लो कि अगर द्वेष के दुश्मन एक हो जाते तो आप भी एक होंगे। क्या सांप्रदायिक थे बाळासाहेब ठाकरे? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा बटेंगे कटेंगे ये सांप्रदायिक है। हाँ, पर जो हिंदू को हिंसक बोलता है वो सांप्रदायिक नहीं है।
जो बोलता है कि 10% मुस्लिम आरक्षण दे देंगे वो सांप्रदायिक नहीं है। जो बोलता है वोट जिहाद में सिपा सलार जो है शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। 26/11 को हिंदू टेरर बोलता है वो सांप्रदायिक नहीं है। कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया वो सांप्रदायिक नहीं है। और इक्वालिटी की बात तो स्वयं इंदिरा गांधी जी कहती थी और सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं। विवेक जी, पिनराई विजयन ने बोला जमाते इस्लामी का समर्थन कांग्रेस ले रही है। आप बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी जमाते इस्लामी का समर्थन ले रही है या पिनराई विजयन भी जो है वो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। और आखिरी बात देखिए मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इन्होंने कहा कि बटेंगे कटेंगे इनको बहुत प्रॉब्लम है और संविधान के खिलाफ है हम लोग। मैं तो कह रहा हूं कि आज मुस्लिम आरक्षण की बात रेवंत रेड्डी ने की है, क्या ये संविधान के साथ है? और यहां पर देखिए उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के भी तथाकथित प्रवक्ता बैठे, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे नहीं है, ये उद्धव भाईजान तंजीम को पूछिए कि एक बार राहुल गांधी हिंदू हृदय सम्राट बोलने के लिए तैयार है? ठीक है, जवाब ले आनंद दुबे मेक योर पॉइंट। रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया मैं उनको कोट कराऊं, महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का हम काम करेंगे जैसे हमने तेलंगाना में करा है। यू सपोर्ट इट? तो क्या आप उनके सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं? अमीश जी नमस्ते। थोड़ा मीठा हो जाए क्योंकि यहाँ पर कड़वाहट बहुत हो गई है, कटुता बहुत हो गई है। बंद हो गया है चुनाव का प्रचार प्रसार, जनता भी कमर कस के हो गई है तैयार। महायुति की महाभ्रष्ट डूबने वाली है इनकी सरकार और महाविकास आघाड़ी की हो जाएगी नैया पार। नोमानी के साथ महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया आज शाम को 5 बजे नोमानी और रेवंत रेड्डी के साथ नैया पार हो रही है। प्रचार समाप्त हो गया। अब सुनिए तो पहले अमीश भाई, आप तो मेरे मित्र हो, बड़े भाई हो। मैं तो कहा कि थोड़ा मुस्कुराते हुए किया जाए क्योंकि मैं भी मुस्कुरा के सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी का नाम मुस्कुराते हुए आप रेवंत रेड्डी के साथ और नोमानी साहब के साथ आपकी नैया पार हो रही है, आपको लग रहा है? देखिए, जो नोमानी हो और चाहे नूरानी हो चाहे सोमानी हो, मैं नहीं जानता है लोग कौन हैं, लेकिन मैं देवेंद्र फडणवीस को जानता हूं क्योंकि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ नोमानी कह रहे हैं कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उनका हुक्का पानी बंद कर दो, तो देवेंद्र जी कह रहे हैं कि जो मुसलमान कांग्रेस और महाविकास को वोट देगा वो वोट जिहादी हैं। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसी बातें कर रहे हैं। विरोध करिए ना, एक ही नाव पर सवार हैं। तो नोमानी के बयान का विरोध करिए, रेवंत रेड्डी के बयान का विरोध करिए। अरे हम तो जानते ही नहीं कौन नोमानी है। ये शहजाद पूनावाला के कोई करीबी होंगे, हम तो नहीं जानते। मैं बताता हूं। न तो हमने किसी से समर्थन का कोई पत्र मांगा है और न तो महाराष्ट्र का मुसलमान नोमानी को बहुत बड़ा आधार स्तंभ भी मानता होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे सिर्फ ये लगता है कि महाराष्ट्र का मुसलमान जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता है वो कभी भी विवाद में, फसाद में, हिंदू मुसलमान में नहीं पड़ेगा। वो पड़ेगा तो केवल एक चीज में, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, हम सब एक रहेंगे तब हम सब नेक रहेंगे। इस बात पर कोई बातचीत करने तैयार नहीं क्योंकि बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अमीश भाई, इनको मुसलमान, इनको जिहाद, इन्हीं में रस है। तो जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 नवंबर को शाम को 6 बजे तक इनका ये भ्रम भी तोड़ दिया जाए। इनको नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। बीजेपी बन पे ये आपको जनता ने भी तय कर तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार। किसकी तस्वीर दिखा रहे हैं? इन्होंने कहा कि मैं नोमानी को तो नहीं जानता, नोमानी को नहीं जानते, परंतु एक बॉलीवुड के दीवाना और दीवानी को तो जानते होंगे। अब बॉलीवुड के दीवानी के हस्बैंड आपके प्रत्यय, बॉलीवुड के दीवानी के हस्बैंड, बॉलीवुड के लोग हैं आपको? बॉलीवुड के एक दीवानी है, उसके हस्बैंड है मिस्टर भास्कर, मिस्टर फहाद भास्कर, जो शरद पवार से टिकट लेकर लड़ मायावी है। तो ये बीच में नहीं, आनंद जी के बीच में मत फंसिए। आपने मुझे अलाउ नहीं किया, मुझे बोलने मायावी है। आनंद जी मुझे बोलने दीजिए। अगर आज जीवित होता ये तरीका ठीक नहीं, परेशान हो जाता। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं बहुत डिस्टर्ब कर 30 सेकंड। बॉलीवुड की मुझे 5 सेकंड जरूर देना अमीश भाई। बिल्कुल, आपको 10 सेकंड दूंगा मैं। अरे नोमानी नहीं पता तुमको कौन है? नोमानी के जो वहां पे दीवानी और दीवाना गए हैं, मिस्टर फहाद अहमद जो आपके प्रत्याशी है, उनको निकालो ना बाहर। फिर अरे बॉलीवुड कैसे आ गए इसमें? स्वरा भास्कर के हस्बैंड है। स्वरा भास्कर तस्वीर में, स्वरा भास्कर ये है। अब वो उनका देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये स्वरा भास्कर है, स्वरा भास्कर के मिस्टर है। अच्छा, ये स्वरा भास्कर है? हाँ, ये स्वरा भास्कर है, दुपट्टा पहने हुए हैं। देखिए
देखिए ऐसा है, आप समझो इस बात को कि वो नोमानी साहब शरिया की वकालत करते, 3 तलाक की वकालत करते, तो वहां पर वो मॉडर्न ड्रेस पहन के नहीं जा सकती, वहां पर जैसे बुरखा और वो सभी डाल के जाना पड़ेगा। दूसरी बात, तो ये क्या चाहते हैं वो भी समझ लीजिए। तो स्वरा भास्कर के हस्बैंड, उनके प्रत्याशी वहां पर जाते तो कुछ नहीं निकलता। अब मैं इनसे पूछ रहा था, मुसलमान इनको शिवसेना का भी समर्थन है, इनको उबाटा का बिल्कुल है, ओके, क्योंकि ये इंडिया अलायंस के एनडीए के समर्थक। रुक जाइए, इतनी बड़ा खुलासा करा तो रुक तो जाइए 10 सेकंड शहजाद भाई, अब 10 सेकंड उनको भी मौका मुझे बोलने दीजिए। मैं मौका दूंगा। पहले आनंद दुबे, अभी तक तो आप नोमानी को नहीं जानते थे। देखिए अब देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण, जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती तो प्रत्यक्ष रूप से स्वरा भास्कर, जो कि बहुत चहेती हैं शिवसेना उबाटा की भी, और साथ ही साथ उनके जो मियां साहब हैं वो नोमानी साहब के द्वार पे गए हुए हैं। अब अभी भी आप नहीं जाते, इनको समर्थन है आपका, या तो ऐलान कर दीजिए कि इनको समर्थन नहीं दे रहे। ये कमाल के, मैं आपको फंसाना नहीं चाहता था बिल्कुल, लेकिन ये शहजादपुरा वाला बदमाश आदमी है। माफ करिए शहजाद भाई, परम आदरणीय, ये पता नहीं कहां से सबूत लेकर आते हैं ऐसे। परम आदरणीय हाजी शहजाद पूनावाला ने कितना माया जाल फैलाया है। वाह रे मेरे भाई शहजाद पूनावाला, अगर आज कालनेमी भी होता तो मुस्कुराता और सोचता कि मैं तो पिछड़ जाता कलयुग में। अच्छा है कि कालनेमी कलयुग में नहीं है। अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए गए संविधान के अंतर्गत कोई कहीं भी मतदान मांग सकता है, किसी के पास जाकर अपना समर्थन मांग सकता है, दे सकता है। अगर कोई उम्मीदवार नोमानी के यहाँ जाकर उनसे कह रहा है कि मुझे समर्थन देना, तो उसको भी आपने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संवैधानिक प्रक्रिया के उलट बता दिया। धन्य हो मेरे माया जालो, सबको अधिकार है। अरे तो कोई उम्मीदवार, कोई व्यक्तिगत उम्मीदवार तो कहीं भी जा सकता है। अभी भाई कोई उम्मीदवार जा रहा है, पूरी की पूरी पार्टी थोड़ी जा रही है, पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी थोड़ी जा रही है। अगर किसी की कोई तस्वीर है और अभिनेता अभिनेत्री होना कोई गलत बात है? कंगना रनावत भी अभिनेत्री है, आदरणीय हेमा मालिनी भी अभिनेत्री है, बहुत सारे अभिनेता हैं, और इनकी पार्टी में तो बहुत सारे नेता तो अभिनेताओं को भी फेल कर देंगे। ऐसे ऐसे अभिनेता इनकी पार्टी में कि बेचारे काम नहीं पाएंगे। नेताओं ने, मेरी बारी है। दुबे जी शांत, ओके। हाजी बोला अच्छी बात है, पर आप कब से आनंद से अंजुम बन गए? अरे अंजुम नहीं बोले तो अनुराग से बुलवाओ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। अगर अंजुम नहीं बोले तो बनो की क्यों 370 का विरोध नहीं? बीच में ये तरीका नहीं हो सकता। अमित जी दिस इज नॉट हर बार वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब ऐसे तरीका नहीं है। नहीं, एक एक करके देखिए, डिबेट हाजी थोड़ा बहुत बोला जाता है। हाँ, अंजुम जी, अगर आप अंजुम जी नहीं बने हो तो 370 पहली बार हटा तब वहां पर भारत का संविधान लागू हुआ जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। उसमें आपके साथी मियां उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस समर्थन कर रही है उस रेजोल्यूशन का। लीजिए स्टैंड उसके खिलाफ। जो मियां रेवांत रेड्डी बोल रहे 10% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, ये अंबेडकर के संविधान के हिसाब से, लीजिए उसके खिलाफ स्टैंड। आप जो बोल रहे सीए का विरोध किसने किया? ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने। एक सेकंड, आप उनके साथ बैठे हैं, बोलिए किसने बोला था मुस्लिम वोटिंग राइट को हम छीन लेंगे? बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था। आज आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जो शरिया कानून लाना चाहते हैं, और आप मुझे हाजी बोल रहे हैं। आप बन गए अंजुम, आप अंजुम बन चुके। एक बार हिंदू हृदय सम्राट। अरे हाजी साहब कम से कम हज करने के बाद परिवर्तन होता है। अनुराग के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट बोल के दिखाइए। अनुराग बुदरिया कुछ कहना चाहते हैं, वो कॉफी पी रहे हैं अभी। ओके अनुराग बुदरिया, मुझे बड़ा दुख होता है यार, हाजी तो बड़े संत की तरह व्यवहार करते हैं। अरे तो अंजुम भी अच्छा होता है। अंजुम से आपका पेट क्यों दर्द हो रहा है? अंजुम से आपका पेट क्यों दर्द हो रहा है? अनुराग बुदरिया जानते ही नहीं यार। अनुराग बुदरिया, देखिए अभी आप चुनाव का, चूंकि इतना नारे भारतीय जनता पार्टी ने दिए, नए नए नारे, तो कहते हैं ना, फर्जी नारों का किया था शोर जिसका कोई और न छोर। उपचुनाव में देखो भैया, होगा इनका डब्बा गोल, बटेंगे कटेंगे ये कहते थे, और जनता कहती है अब की बार ये हटेंगे हटेंगे हटेंगे। आप बताओ अमीश जी, कैसे ये बचेंगे? इनका तो बचना तय नहीं है। देखिए, चूंकि मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, नारे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। सोचो आप, नया भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया है। 2014 के बाद के वादे गए भूल, उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने को नहीं तैयार, इतने डरे हुए हैं। यही कहते थे ना 2014 में चुनाव में आए थे, तो अब की बार अच्छे दिन आएंगे, रुपया जो गिर रहा है एकदम गिरता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, सब मोटा हो जाएगा, डीजल पेट्रोल के दाम 30 रुपए लीटर हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ?
कहां गई बेरोजगारी वाली बात, कहां गई महंगाई वाली बात, कहां गई किसान की बात? अरे किसान भी रोड पे, खाद के लिए रोड पे है कि मुझे खाद दे दो। बेचारा किसान अपनी खेत की सिंचाई नहीं कर पा रहा, उसे खाद नहीं मिल रहा है। छात्र रोड पे है, अपना अधिकार मांग रहा है, भैया परीक्षा समय से करवा लो, 2-2 दिन में परीक्षा करवा रहे हो। पीसीएस के छात्र रोड पे घूम रहे हैं। सोचो आप, किसान रोड पे, छात्र रोड पे, जनता रोड पे अपना अधिकार मांग रही है। भैया आपने जो वादा किया था उस पे बात करो, लेकिन आप चर्चा किस पे कर रहे हो? मेरी बात पूरी हो जाने विषय पे बात करिए। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव का रुख करता हूं। देखिए अनुराग, विषय पे बात करिए, विषय जो है उस पे बात करिए आप। जो आज राहुल गांधी ने बोला, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, जो रेवंत रेड्डी ने बोला, जो सज्जाद नौमानी ने बोला, मैं रुक करता हूं आपका। बृजमोहन श्रीवास्तव, कल तक तो आपकी युति जो थी वो कॉम्युनल एजेंडे पे चल रही थी, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता था। लेकिन सज्जाद नौमानी के बयान के बाद, रेवंत रेड्डी के बयान के बाद, क्या आपको लगता नहीं है कि तुष्टीकरण अपने तरीके से करा जा रहा है? और जिस नौमानी को शिवसेना उबाटा पहचान नहीं रहे, उनके कैंडिडेट जो अनुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहां पर वोट के लिए गए हैं और कह रहे हैं हमें नौमानी ने सपोर्ट कर दिया है। अमीश जी, यही तो साइकोफेंसी है कि पूरे लोगों को मालूम है और उसके बावजूद अगर भाई आनंद दुबे उसको पहचानने से इनकार करते तो अब इस पे तो कहना बड़ा मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन आपने जो एक प्रश्न रखा है कि यहाँ पे कौन सेफ है और कौन अनसेफ है, तो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे अनसेफ हो गया है लोकतंत्र, हमारा डेमोक्रेसी। कारण यह कि जो बयान आए थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम सब सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं। इसके पहले इस बयान के ऊपर हमारे महाविकास अघाड़ी के लोगों ने इसको पहले एक रंग देने की कोशिश की थी, इसको एक जाति, एक धर्म विशेष से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने एक नया रुख लिया, एक तिजोरी लेकर आ गए और उसके अंदर से सारी जानकारियां निकाल के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक इसमें ये है और सेफ ये है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी जिस प्रकार से पिछड़ती जा रही है चुनाव प्रचार में, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी जो उनसे रिवेल कैंडिडेट जो खड़े हुए थे, पूरी ताकत के साथ महाविकास अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे महायुति के जो कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जो नाराज होकर खड़े हुए थे, उन सब लोगों ने अपने आप को चुनाव प्रचार से पीछे कर लिया है और खुल के हमारे युति के जो प्रत्याशी उनको खुल के उनका साथ दे रहे हैं। इन सारी बातों ने महाराष्ट्र के वातावरण में एक संदेश दिया है आम आदमी को कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है। और आप ये जितने विवाद देख रहे हैं, जितनी आज बातें देख रहे हैं, जितना आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को समझाने की कोशिश की है, पूरा की पूरा महाराष्ट्र उन्होंने सिर्फ धारावी में लाके रख दिया है। अरे महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, 288 सीटें हैं इसमें, सिर्फ आप उसको धारावी से जोड़कर अगर लोगों को संदेश देना चाहते हैं तो लोग समझते हैं। महाराष्ट्र का हर व्यक्ति जानता है इस बात को कि विकास का तात्पर्य क्या और विकास के पीछे कौन सी पार्टी है जो बेहतर तरीके से विकास कर सकती है। महायुति की सरकार, आदरणीय एकनाथ शिंदे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और आदरणीय अजीत दादा पवार ने जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र के विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट महाराष्ट्र की जनता के सामने रखा है, उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि इन सारे नारों से कुश्ती होना पूरी लेकिन उस तिजोरी में बंद है, उस तिजोरी में बंद हो जाएगी। रेवंत रेड्डी के बयान को, बृजमोहन श्रीवास्तव, आप रेवंत रेड्डी के बयान को कैसे लेते हैं जो कहते हैं महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण पर हम काम करेंगे, और सज्जाद नौमानी के बयान को आप कैसे लेते हैं? मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड्स। देखिए, हम लोग इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मानते हैं कि इस देश में रहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज के हों, उनको आर्थिक आधार पर और उनके सामाजिक उत्थान के लिए अगर कोई भी आरक्षण दिया जाता है, कोई भी मदद की जाती है, धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बात को कहा है। हम इस मामले में हमारा बहुत स्पष्ट सोच है कि देश के उस हर नागरिक को उसका नहीं, वो तो बात आपकी जायज है, देश के हर नागरिक जिसको आवश्यकता है सामाजिक उसे आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? अगर आर्थिक, मैं सोचता हूं शायद धर्म के आधार पर यह बहुत लंबा विषय है अमित जी, आज अभी इस मुद्दे पे मैं बात करना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी बात कहना वोटिंग के बाद बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मामले में वोटिंग के बाद बात करूंगा आपसे। आनंद दुबे, लेकिन इससे बीच एक बहुत बड़ा बयान आ गया है मेरे पास इस समय, बहुत बड़ी खबर है। संत समाज के लोग, महामंडलेश्वर स्वामी हंसराज
उदासीन ने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करी है। सज्जाद नोमानी ने जो बयान दिया था उसके बाद यह बड़ी स्टेटमेंट है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने सज्जाद नोमानी ने वोट जिहाद की अपील करी थी एक तरह से, और कहा था बीजेपी वालों का हुक्का पानी बंद करना चाहिए और वोट जिहाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। सनातनियों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करना होगा। देश और सनातन के लिए यह आवश्यक है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम का बयान मेरे पास है, सुना देते हैं आपको। यह बड़ी खबर है इस समय, और इसके अलावा भी कई साधु संत बोले हैं। इस्लामिक स्कॉलर सज्जाद नोमानी जी ने जिस तरह वोट जिहाद का ये एक समाचार मिल रहा है, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उसका हुक्का पानी बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। तो मैं समस्त सनातनी व हिंदू समाज को कहूँगा, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने सनातन की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। और मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसके अलावा कई और साधु संतों ने अपील करी है कि अगर दूसरी तरफ से वोट जिहाद की बात है तो फिर इस तरफ से भी ऐसा ही होना चाहिए। अब बताइए, कुल मिलाकर ये धर्म गुरुओं की लड़ाई बन के रह गई है। पहले आप सज्जाद नोमानी का समर्थन कर रहे थे, विवेक श्रीवास्तव, आनंद दुबे, अब क्या कहेंगे? जवाब दे दो। आनंद दुबे। अमीश भाई पहले मैं, अमीश भाई महाराष्ट्र की जनता कह रही है बोलो रामकृष्ण हरि बजाओ तुतारी। तो क्या जो रामकृष्ण हरि का नाम ले रहे हैं वो लोग हिंदू नहीं है? जो हिंदू भाई बहन हाथ में मशाल लेकर अंधेरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मशाल ही उजाला लाएगा, वो हिंदू भाई बहन नहीं है। जो कांग्रेस का हाथ का पंजा लोगों को रोजगार देना चाहता है, लोगों के लिए विकास करना चाहता है, महंगाई कम करने की बात करता है, भ्रष्टाचार रोकने की बात करता है, क्या वो हिंदू भाई बहन नहीं है? हिंदू इकट्ठा हो चुके हैं। हिंदुओं ने तय कर लिया है कि महायुति का सुपड़ा साफ करेंगे। ये जो नकली हिंदूवादी पार्टियां हैं, जो चोरी करके नाम और चिन्ह लेके भागी है, चाहे घड़ी हो और चाहे तीर कमान हो, वापस जनता इनको लेकिन ये साधु संतों पर आप क्या कहते हैं? लेकिन ये साधु संतों पर आप क्या कहते हैं? महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम करते हैं, महंत राजू दास का हम सम्मान करते हैं जी। 98% साधु संत महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। 1-2% महंत दुर्गादास अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी ये ऐलान किया है, फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि जब तक उद्धव ठाकरे जी पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे मुझे चैन नहीं आएगा। हम महामंडलेश्वर आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनके इस बयान का, जिन्होंने हमारे धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने भी इसी तरह का बयान दिया है। सर इंटरप्शन के बिना बिल्कुल बोलिए। इन्होंने कहा कि कुछ लोग नकली हिंदू है, ये असली है ना, असली वाले हैं, चेकिंग वाले। मठाधीश माफिया है, समाजवादी पार्टी। मठाधीश बांटेंगे काटेंगे, समाजवादी पार्टी। हिंदू हिंसक, राहुल गांधी। राम मंदिर नाच गाना प्राण प्रतिष्ठा, राहुल गांधी। राम मंदिर बेकार, समाजवादी पार्टी। रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, आरजेडी। सनातन समाप्त, डीएमके। सनातन बीमारी, खड़गे जी के बेटे। द्वारका में नाटक, कृष्णा अर्जुन को जिहाद सिखा रहे, शिवराज पाटिल। क्या स्टैंड था ये असली हिंदू पार्टी का? चलिए दूसरी बात पूछ लेता हूँ। इन्होंने कहा कि हम लोग तो ये जो बयान आया इसके ऊपर आप, हाँ मैं इस पर भी आ रहा हूँ, 10 सेकंड प्लीज। नकली हिंदू हम है ना, ये असली हिंदू है ना। बाला साहब ठाकरे का वीडियो है, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला कि बाबरी कलंक थी, उसको लात मार के गिराया और हम मंदिर के साथ खड़े। एक बार आनंद दुबे जी, आप बाबरी को कलंक मानते कि नहीं मानते? और अनुराग जी, आप बाला साहब ठाकरे जी की इस बात को नहीं करते कि नहीं करते? सुन लीजिए प्लीज, बीच में नहीं अमीश जी, बीच में नहीं, फ्लो टूट जाता है। ये बार बार ऐसे कर रहे हैं अमीश जी, और आप अलाउ कर रहे हैं। अमीश जी अब ये तरीका ठीक नहीं। अमीश जी मेरे 40 सेकंड है, अमीश जी प्लीज। मेरे 20 सेकंड बाकी है, 10 सेकंड 15 सेकंड बाकी है। तीसरी बात इनसे एक बार पूछ लीजिए, बाबरी कलंक है कि नहीं? दोनों महानुभाव इस बात को माने। और आखिरी बात दोनों इस बात को माने। और पता ही, ये जो अभी मैंने नोमानी की तस्वीर दिखाई भास्कर के पति के साथ, ये क्यों नहीं बोल रहे पता है? क्योंकि भास्कर का पति ओरिजिनली शरद पवार फैक्शन में आया कहां से? समाजवादी पार्टी से। वो समाजवादी पार्टी का नेता था। तो पूछे अनुराग से कि क्या स्टैंड है। समाजवादी पार्टी ने नोमानी के स्टैंड का समर्थन किया, वो आजमी ने। और रईस शेख ने बोला मुस्लिम मैनिफेस्टो बनना चाहिए, 10% आरक्षण मिलना चाहिए। पूछे अनुराग से, पूछे कि मठाधीश माफिया होते हैं ना, वो पूछे इनसे कि बाबरी कलंक है कि नहीं है। अनुराग विषय पर आते हैं और मेरा निवेदन है विषय पे बोलिए। लेकिन बोलने
लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, बोलने दीजिएगा भाई। आप अगर आपको 25-30 मिनट 25 मिनट बीजेपी से बुलवाना है तो हम लोग को फिर काहे बुलवाया? तो बोलने तो दीजिए, कम से कम 40 सेकंड बोलने दीजिए, उसके बाद उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल ये है कि अभी इन्होंने सवाल पूछा अयोध्या की बात की। नहीं, आपने भी बोला कि 25-30 मिनट आपने बीजेपी से आपने बुलवाया। कब 25-30 मिनट बीजेपी बोली है? मतलब कुछ भी अनर्गल बोलते हैं। आप देख लीजिएगा, 20 मिनट से कम हो तो बता दीजिएगा। अरे 20 मिनट से कम हो तो मुझे बताइए। मतलब कमाल है आप लोगों की, बोलने के लिए कुछ भी बोल देते कम हो, मैं अपनी बात को रखिए। अरे 20 मिनट से कम हो तो आप देख लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप बोलने दीजिए। देखिए, इन्होंने बोला अयोध्या का नाम लिया। देखो, प्रभुराम की बात हो रही है। प्रभुराम के आदर्शों को, आचरण को समाजवादी वाले अपनाते हैं, प्रभुराम के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते, तभी इनको अयोध्या में आशीर्वाद नहीं मिला। प्रभुराम ने इनको हरा के भेजा वहां से। ये हारे ना अयोध्या, क्यों हारे? क्यों? प्रभुराम के नाम पे राजनीति कर रहे थे। हम प्रभुराम को आदर्श मानते हैं, हम उनके आचरण को अपनाते हैं। इस पे क्या बात करेंगे? जहां तक इन्होंने बोला कि अभी आपने बोला हिंदू मुस्लिम, आप बताइए पीडीए में जो पिछड़ा है वो हिंदू नहीं है या दलित हिंदू नहीं है? आप बताइए, या पिछड़े अगले हिंदू नहीं है कि हमारे देश की आधी आबादी जो आती है क्या वो हिंदू नहीं है? अनुराग, या तो आप पॉइंट वाइज बोल रहा हूं। मैं जात नोमानी ने जो बयान दिया आप उसके साथ हैं या उसके खिलाफ? बोलने तो दो। नहीं, आपके नेता अबू आदमी जो महाराष्ट्र सपा को लीड कर रहे हैं, मुंबई सपा को लीड कर रहे हैं, वो कहते हैं हम उस बयान के साथ। मुझे बताइए, सज्जाद नोमानी के बयान के खिलाफ है जो कहते हैं कि बीजेपी के साथ देने वाले को हुक्का पानी बंद होना चाहिए, उसके साथ है, उसके खिलाफ है, हाँ या ना? अरे 40 सेकंड भी नहीं बोलने दोगे तो कैसे काम चलेगा? 40 सेकंड विषय पे बोलिए, 40 सेकंड दोबारा शुरू हो जाएगा। विषय पे बोलूंगा, विषय पे बोलिए। मत बुलवाओ। अगर आपको 20 सेकंड बोला नहीं था, आप टोक पड़े, 20 सेकंड के बाद जवाब मिल जाता। आप क्या चाहते हो कि हम लोग बोले नहीं? आप जो बोलोगे वही रट दें, तो उठा दो हम लोग को। क्यों बुलाते हैं? फिर चलाइए एजेंडा। आप 20 सेकंड नहीं बोले देंगे, 20 सेकंड के बाद आप हम जवाब दे रहे हैं ना, आप कुछ नहीं बोले देंगे। बीजेपी कुछ भी बोलेगी, वाह 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 वाह, बीजेपी बढ़िया बोली, बढ़िया बोली, बोलिए बोलिए। मैं व्यूअर्स के साथ गलत नहीं कर सकता। देखिए, जो विषय होता है उस पर आप बोलिए। ओके, आप नहीं बोलना चाह रहे, ये आपकी कॉल है। आनंद दुबे, 40 सेकंड्स। क्या आपको लगता है जो रेवंत रेड्डी ने बोला वो आपको लगता है गलत बयान था? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ गया है, वंचित रह गया है, मुख्य धारा से दूर हो गया है, उसको जरूर आरक्षण मिलना चाहिए। किसी भी जाति धर्म का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन केवल इस जाति का है करके इसको आरक्षण दे दिया जाए, ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के अंतर्गत कोई नियम कानून नहीं है। तो अगर रेवंत रेड्डी ने ऐसा कहा है तो हो सकता है चुनावी भाषण में उन्होंने कह दिया होगा, बट ये तो हो नहीं सकता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो इसमें एक अफवाह फैलाने की कोई कलाकारी मत करिए, ये हम नहीं मानते। रेवंत रेड्डी का बयान है, अफवाह नहीं है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट है। ये कमाल की बात है। आप बताइए, आप दे सकते हैं? आपका गठबंधन अमित कर रहा भाई, है, आप आरक्षण मुस्लिम को दे सकते हैं? ये बात बोल के आप अफवाह फैला रहे हैं कि आप मुस्लिम को आरक्षण दे सकते हैं? नहीं, आप मुस्लिम को आरक्षण दे सकते हैं नियम से? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, सीधा सवाल अमित बोल रहा है। आप दे सकते हैं सरकार में आने के बाद? बोल रहा है जिसमें शिवसेना, आप सरकार में आने के बाद दे सकते हैं, और कांग्रेस है। आप सरकार में आने के बाद समझिए आप प्रधानमंत्री बन गए, समझ लीजिए अमित देवगन मुख्यमंत्री बन गए। मैं कैसे बन गया मुख्यमंत्री? मैं तो चुनाव अमित देवगन बन गए। आप मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। आप मुसलमानों को 10-20-25% आरक्षण दे देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे होता है फिर? लड़के तो कैसे होता है? नहीं तो कैसे होता है? नहीं तो कैसे होता है, बताइए कैसे होता है? ऐसे हवा में होता है? 10 सेकंड। अमित जी का शो करोड़ों लोग देखते हैं और यहाँ पर गुमराह करने की जगह नहीं। अमित जी, इनको सवाल स्पेसिफिकली पूछा गया कि तेलंगाना में आप दावा करते हो मुसलमानों को दिया, महाराष्ट्र में दोगे? तो उन्होंने बोला हाँ मैं दूंगा। दूसरी बात, कर्नाटका में भी कांग्रेस ने किया है। और तीसरी बात, यूपीए के 2004 से 14 के बीच में रंगनाथ मिश्रा कमेटी में लिखा SC ST OBC का काट के और आरक्षण मुसलमानों को देंगे। और आखिरी बात बताऊं, जामिया AMU में तो काट दिया SC ST का। बोलिए, एक बार बोले आनंद जी, सॉरी अंजुम क्या है? अंजुमन जी को पूछिए, सॉरी 10 सेकंड। अंजुमन जी से पूछिए, अंजुमन जी से पूछिए। नहीं 10 सेकंड सर 10 सेकंड में अपना सवाल फ्रेम कर दूं। अंजुमन जी से पूछिए, आनंद जी से पूछिए कि जामिया AMU में, एक सेकंड सर सवाल आने दीजिए, सवाल आने दीजिए, ये डिस्टर्ब कर रहा है। वो नहीं आया सवाल, मुझे बोली 5 सेकंड। आनंद जी से पूछिए, जामिया AMU में SC ST का आरक्षण होना चाहिए, हमारी सरकार स्टैंड के साथ है। आनंद दुबे जी, और नाम किसी का कोई ना बिगाड़े, ही आनंद दुबे। उन्होंने हाजी मुझे बोला, मैं हिंदू है, आप उनको अंजुम बुला रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता। अंजुमन यार, हाजी तो बड़ा अच्छा है। अरे आप भी क्यों हाजी बुला रहे हैं? आप भी शहजाद बुलाइए। अल्लाह को मानते हैं, भगवान, आप नहीं मानते क्या अल्लाह को?
अरे मैं तो आपको भी तो आप भी तो अल्लाह मियां को मानते हैं, आप तो चटाई लगा के नमाज पढ़ने लग जाओ अभी। मैं आपको तो चटाई लगा के नमाज पढ़ोगे। गर्व होना चाहिए। हाजी शहजाद पूनावाला गर्व महसूस करना चाहिए। अरे भाई चुनाव की बात अलग है, दुबे आदमी है, आनंद दुबे आदमी है, पूजा पाठ करने वाला, रामकृष्ण को मानने वाला, आप कह रहे नमाज पढ़ रहा है, मतलब सबको धर्म का अधिकार है। आप नमाज पढ़िए, वो पूजा पाठ करें, प्रूफ दूंगा अगले सेकंड। ठीक है, अगली बारी प्रूफ लाइएगा। प्रूफ इनका दिल है ना, हाजी साहब का दिल है ना, वो अभी भी कहीं और घूम रहा है। जामिया का बोलो। मौलाना साहब मेरी बात अरे बोलो ना जामिया। मौलाना साहब, इस देश को विकास की बात चाहिए, इस देश को बेरोजगारी के ऊपर प्रहार चाहिए, इस देश को बटेंगे कटेंगे जैसे ये सड़े हुए जुमलों में कोई रस नहीं है। पढ़ेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे, माताएं बहनें विकास की बात कर रहा है, तब देश आगे बढ़ेगा। विकास की बात कर रहा है। ये जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, ये जो कटुता नफरत, ये 23 तारीख को शाम को ना रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहे हो, उसके लिए अभी से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को पटाओ, वरना वो भी हाथ से निकल जाएंगे। कितना संभलेंगे आपके साथ? जवाब आया। मतलब आप कह रहे हैं कि एक सेकंड, ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप, कह रहे हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हाथ से निकल जाएंगे। क्या आपके पास कोई जानकारी है? क्या आपके पास आने वाले हैं? मेरे पास तो दरवाजे बंद है। शरद पवार जी ने दरवाजा बंद कर दिया अजीत दादा के लिए, उद्धव ठाकरे साहब ने दरवाजा बंद कर दिया एकनाथ शिंदे के लिए। कहीं तो भटकेंगे, इनके साथ रह के क्या करेंगे? अरे आप भी तो पहले, आपके लिए भी तो पहले कांग्रेस का दरवाजा बंद था 2019 के अंदर, लेकिन आपने खोल दिया। चुनाव के बाद क्या होता है पता थोड़ी है। अरे भैया, ये भी तो बोलते थे अजीत पवार के लिए क्या क्या, फूफा जी को दाढ़ी आएगी तो फूफा जी को फूफी बोलेंगे, मूछें आएंगी तो उनको कुछ और बोलेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आनंद दुबे की मूछें हैं। मुंगेरी लाल वाली बात मैं तो कह रहा हूँ आनंद दुबे की मूछें हैं, आनंद दुबे की मूछें हैं, शहजाद पूनावाला की नहीं। बढ़िया है, शानदार है ना, आनंद दुबे की मूछें हैं शानदार। लेकिन वो कहते हैं मूछें हो तो नथुलाल जैसी, बढ़िया मूछें है मेरी। वो कहते हैं मूछें हो तो नथुलाल जैसी, नहीं तो ना हो। अब अनुराग भदौरिया हमारे दोस्त हैं और बड़े अच्छे प्रवक्ता भी हैं, लेकिन आज वो गोल पोस्ट ऐसे बदल रहे हैं जैसे विषय ही नहीं है उनका। अब वो इधर उधर सब जगह जा रहे हैं और पूरी तरह से 3.5 मिनट अपना टाइम पास करके वो निकल गए। इस समय की बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा बयान आ गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बड़ी जीत की तरफ महायुति आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में विकास की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, यानी जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार बनेगी। यानी क्लियर कट तरीके से कहा है कि अगला मुख्यमंत्री भी मैं ही होऊंगा, यह एक तरह से दावा कर दिया है एकनाथ शिंदे ने बातों ही बातों के अंदर। यह समय की बड़ी खबर है, महायुति की बड़ी जीत दर्ज करेगी और विकास की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बड़ी खबर है। तो एकनाथ शिंदे आपके सीएम कैंडिडेट हैं। शहजाद पूनावाला, देखिए मैंने तो उनका जो इंटरव्यू देखा उसमें उन्होंने बोला कि मैं इस रेस में नहीं हूं, एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा। अब मुझे अगर ये बयान दिया है तो सुना दीजिए, परंतु हमने जहां तक उनकी बात सुनी है उन्होंने हमेशा विकास की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तो फिर क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है, वो महायुति का हिस्सा है, तो उनकी जिम्मेदारी है विकास। और अभी तक क्या है पर 10 सेकंड में देखिए मैंने बोला हिंदू हृदय सम्राट एक बार बोल के यही रुकते हैं। विवेक से पहले आनंद दुबे। अरे उद्धव जी को बना रहे क्या कांग्रेस से? वो तो नहीं अभी बन रहे ना, आपको पता है। नहीं ये बोल रहे उद्धव जी बनेंगे, ये बोल रहे उद्धव जी बनेंगे, नहीं बन रहे उद्धव जी। अरे अंजुमन क्या किया उद्धव जी के साथ? एक सेकंड, शांत अंजुमन जी, ओके हाजी साहब शांत, उद्धव जी बन रहे हैं। शांत, ऑडियो डाउन, सबके ऑडियो डाउन। आनंद दुबे का 20 सेकंड के लिए ऑडियो खोलिए। जी आनंद दुबे बोलिए, पूछिए एकनाथ शिंदे के बयान पर आप क्या कहते हैं? पूछिए। देखिए एकनाथ शिंदे जी का बयान विरोधाभास है। कल उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो एनडीए का बनेगा। आज वो बयान दे रहे हैं कि मैं विकास की गंगा बहाऊंगा, मेरे नेतृत्व में होगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे भाई पहले अपने जो बड़े बड़े दिल्ली के बेताज बादशाह है उनसे पूछ तो लो कि इस चुनाव के बाद आपको अपने साथ वो लोग रखेंगे, क्या देंगे, राज्य मंत्री बनाएंगे कि विपक्ष में बिठाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की नहीं सुनी। क्या तो वो क्या वो महाराष्ट्र की जनता की क्या सुनेंगे? बाला साहब कांग्रेस से समझौता नहीं करते, ये बात तो सत्य। बाला साहब ने कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया।
अरे भाई, बाला साहब ठाकरे जी ने समय समय पर कांग्रेस का समर्थन किया है। अरे समर्थन किया, 10 बार समझौता थोड़ी सब किया। ऑन पोर्टल है, सब रिकॉर्ड पे है। अरे तो समझौता कहाँ कर रहे हैं? हमने कहाँ समझौता किया? ओके, ब्रिजमोहन, कौन सी हमने ब्रिजमोहन, गुलामी ब्रिजमोहन, पसंद कर ली है ब्रिजमोहन कांग्रेस की? ब्रिजमोहन, कांग्रेस तो ब्रिजमोहन हमारे जी, मित्र है ना। महाराष्ट्र की मित्रों का राजनीति को आप भी समझौता बहुत कहाँ होता समझते हैं। क्या बाला साहब ने कभी कांग्रेस का साथ दिया और खास तौर पर उनके साथ समझौता किया? समर्थन देने की बात अलग है। देखिए, राष्ट्र हित में कभी 1-2 बार आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस का समर्थन किया था, सहयोग दिया था, लेकिन ये बात स्पष्ट उन्होंने बहुत खास तौर से इस बात को कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ जाने से बेहतर ये समझूंगा कि मैं अपनी शिवसेना की दुकान को बंद कर दूं। ये बहुत ही उनका एक ऐसा बयान था जो पूरे देश को मालूम है। तो इस पे अगर कोई कुछ भी कहे तो उसको नहीं माना जा सकता। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, लेकिन उस समय की कांग्रेस के लिए कहा था जब कांग्रेस एक बुरे दौर से गुजर रही थी। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर कांग्रेस का ही अच्छा दौर है। नेतृत्व में दम नहीं था। ये 90 के मतलब इसको तो विवेक भी नहीं मानेंगे। विवेक भाई, 10 सेकंड में कांग्रेस का ही अच्छा दौर है आपको लगता है? वो गत 11 सालों से सरकार में नहीं है, उनकी इस समय सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है। ये कांग्रेस का अच्छा वक्त है। कठिन समय था तो बुरा वक्त क्या होता पार्टी, सुनिए, जब कांग्रेस पार्टी का सबसे कठिन समय था मिसेस इंदिरा गांधी का और इमरजेंसी थी, तो फिर समर्थन उनको बाला साहब ठाकरे जी ने ही दिया था। और समय समय पे जैसा राजनीतिक पार्टियों में होता रहा है, समर्थन दिया गया है। समय के साथ पार्टियों का अनुराग गुदरिया सज्जाद नोमानी तुष्टिकरण कर रहे हैं और अबू आजमी भी तुष्टिकरण कर रहे हैं सज्जाद नोमानी का बयान का साथ देकर। देखिए, जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ता हूं, तो चुनाव के दिनों में हम लोग या वैसे भी जब चुनाव वोट मांगने जाते हैं तो हम मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर में भी वोट मांगने जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं, गुरुद्वारों के में वोट मांगने जाते हैं, क्योंकि हमें सभी धर्मों का देश है ना, विभिन्न जातियों का देश, हर जगह वोट मांगने जाते हैं जिससे हमें सबका वोट मिले। लेकिन पलट के ये सवाल इनसे पूछ दूं कि नवाब मलिक का क्या था जिनको आप लगाते थे आरोप? जी, अब ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। अब दम घोटती दिल्ली की बात कर लेते हैं। खुली हवा में सांस लेना एक बेसिक फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब आपके सांस लेने के अधिकार पर सियासी साया पड़ जाए या पोल्यूशन का साया पड़ जाए तो हालात वैसे ही होते हैं जैसे आजकल दिल्ली और समूची एनसीआर में हो रहे हैं। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है, PM 2.5 तो 500 के पार है, लेकिन PM 10 जो है वो 800 के पार है। आपके फेफड़े हर दिन करीब 1 दर्जन सिगरेट का धुआं झेल रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पूरे रीजन में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के 4थे चरण को लागू कर दिया गया है, यानी फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है कि दिल्ली से जुड़े सभी राज्यों को स्कूल की फिजिकल क्लासेस को तुरंत बंद कर देना चाहिए। दिल्ली वालों को गैस चैम्बर में रहना पड़ रहा है, इसके लिए दिल्ली सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है। प्रदूषण के इतने खतरनाक स्तर के बावजूद आपने ग्रैप 4 लागू करने में 3 दिन की देरी का रिस्क क्यों लिया? कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यहां तक कह दिया है कि ग्रैप 4 को सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं हटाया जाएगा। लेकिन प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का रवैया कुछ खास बदला हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मीडिया के सामने आई मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार को और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन 10 साल में पराली की जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 80% की कमी आई है। आंकड़े भी बताते हैं कि पंजाब 2020 में पराली जलाने के 80,300 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन अब वो थोड़े कम हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में कृत्रिम वर्षा हो रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए। अब लगता है भारत में भी उसकी आवश्यकता है। पता नहीं हमारी सरकारें कब जागेंगी। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, शहजाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।